चलो अगला एक टॉपिक आपको दिया गया है, वो है राजस्थान में कृषि फसलें। सामान्यतः जब आपके सिलेबस में कृषि नाम होता है तो टॉपिक काफी वाइड होता है और बहुत सारे तरीके के प्रश्न पूछते हैं। कृषि फसलें आपके सिलेबस में नाम होता है तब आपको किसी फसल के उत्पादन के लिए कैसी दशाएं चाहिए और किसी फसल का उत्पादन कौन से जिले में सबसे ज्यादा हुआ है, कहाँ हो रहा है ज्यादा, बोया गया क्षेत्रफल कौन से जिले में ज्यादा है, किसी किस्म के बारे में पूछ लिया जाए कि ये किस्म कौन सी फसल की है, कौन सा एरिया किस फसल के लिए जाना जाता है, या मौसम के अनुसार पूछ लिया जाए कि ये फसल किस मौसम की है, सर्दी की है या गर्मी की है। तो जब भी आपके सिलेबस में फसलें नाम से टॉपिक होता है तब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार एग्जामिनर इस बात को इग्नोर करता है कि एग्रीकल्चर लिखा हुआ है या एग्रीकल्चर क्रॉप्स लिखा हुआ है, और वो आपको इस पूरे एग्रीकल्चरल सिस्टम पर कहीं से भी प्रश्न कर लेता है। क्योंकि कोई भी प्रश्न किया जाए कृषि से जुड़ा हुआ तो वो कहीं ना कहीं फसल से उसका लिंक तो हो ही जाएगा। तो आप ये तो नहीं कह पाओगे कि आउट ऑफ सिलेबस है। इसलिए हमें फसल के बजाय एग्रीकल्चर के पूरे टॉपिक को ही पढ़ेंगे। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ आयोग या बोर्ड तो ऐसे होते हैं जिनका प्रश्न पत्र सिलेबस के पूरा का पूरा अनुरूप पिन पॉइंटेड होता है, उससे एक भी शब्द इधर उधर नहीं जाता। लेकिन कुछ आयोग और बोर्ड ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेबस ऐसे भी होता है, भूगोल, हिंदी, कंप्यूटर, गणित, ऐसे नाम लिखे होते हैं सब्जेक्ट्स के। ऐसा सिलेबस देते हैं ना कुछ बोर्ड आयोग। हाँ, नाम नहीं लेना अपने को। और फिर उनमें जो प्रश्न पत्र का लेवल होता है उसमें भी कई बार बहुत सामान्य प्रश्न से लेकर बहुत गहरा प्रश्न तक भी हो जाता है। इसलिए टॉपिक की पूरी ही जानकारी हमें लेनी है, केवल फसलों तक सीमित नहीं रहना है। एग्रीकल्चरल सिस्टम राजस्थान में कैसा है, उसमें कठिनाइयाँ क्या हैं, विकास के लिए हमने क्या क्या कोशिशें की हैं, कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, राज्य के जीडीपी में उसका रोल क्या है, इन सारी बातों को हम यहाँ पर करेंगे। कृषि के संबंध में सबसे पहली बात हम राजस्थान के एग्रीकल्चर सिस्टम का डेवलपमेंट देखते हैं। प्रारंभ से लेकर अब तक किस प्रकार का कृषि स्वरूप है, अगर इसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं तो वो किस प्रकार की हैं, उनको डिस्कस करना है। अब यहाँ से जो प्रश्न आपको किया जाता है वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपने किताब में से पढ़ा हो, याद किया हो, रटा हो तभी उसका उत्तर दिया जाए। कुछ एक प्रश्न एग्जामिनर आपके कॉमन सेंस पर करता है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, राजस्थान भी कृषि प्रधान राज्य है और हम सब लोग कृषि प्रधान नागरिक हैं जो कृषि में आने वाली कठिनाइयों के कारण तैयारी कर रहे हैं। तो हमें इस बात की बखूबी जानकारी है कि उसमें क्या क्या कठिनाइयां हैं और किस तरीके से एक कृषि कार्य होता है। तो इसलिए किताब में से पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम ये क्वेश्चन जनरली ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं यदि एग्जामिनर इस तरीके का प्रश्न करे। वो किसी आंकड़े पर आधारित प्रश्न पूछा जाए, डाटा यदि आपको पूछे तो उसमें तो हमें सरकार द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स जारी की जाती है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। हमें जो आंकड़े पढ़ने हैं वो दो तरीके के आंकड़े पढ़ने हैं।
एक एग्रीकल्चरल सेंसस और एक एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। कृषि सांख्यिकी और कृषि गणना। कृषि गणना 5 साल से होती है, सेंसस और पॉपुलेशन का सेंसस 10 साल से होता है। कृषि सांख्यिकी हर साल आती है। राजस्थान सरकार का आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय उसको जारी करता है और अन्य विभाग भी, कृषि निदेशालय भी जारी करता है। कई विभागों के डाटा आते हैं और डाटा आपस में मैच भी नहीं खाते हैं बहुत बार, और उनसे रिलेटेड कई बार प्रश्न भी आते हैं, और आयोग द्वारा दिया गया उत्तर और आप द्वारा दिया गया उत्तर भी कई बार मैच नहीं खाता है। तो उसमें गलती आयोग की और आपकी दोनों की नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े बहुत सारे स्रोतों पर आधारित हैं और उनमें सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए आपके उत्तर में भी सिमिलरिटी नहीं आ पाती। आप एक ही प्रश्न के 2 तरीके के प्रूफ पेश कर देते हो और दोनों ही गवर्नमेंट के ही सोर्स होते हैं और उनमें डिफरेंस है। हो सकता है कि एग्जामिनर ने प्रश्न बनाते वक्त उनमें से एक सोर्स को उठाया, आंसर की बनाने वाले एक्सपर्ट ने उसमें से दूसरे सोर्स को उठा लिया हो, और हो सकता है कि आपने तीसरा सोर्स पढ़ा हो। अब उनमें यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस विभाग के आंकड़े हैं वही मान्य होंगे, सरकार के इस विभाग के आंकड़े मान्य नहीं होंगे। जैसे कृषि सांख्यिकी भारत सरकार की भी आती है और कृषि सांख्यिकी राजस्थान सरकार की भी आती है, उनके भी दोनों के आंकड़े सेम नहीं होते। किसी फसल के उत्पादन में राजस्थान खुद को पहला नंबर पे बता रहा होता है, लेकिन भारत सरकार की कृषि सांख्यिकी में उसमें राजस्थान का पहला नंबर होता नहीं है, दूसरा भी होता है। तो इस तरीके के विरोधाभास अब तक की परीक्षाओं में बहुत बार देखने को मिले हैं, फिर से आ सकते हैं। गणना और सांख्यिकी में डिफरेंस क्या है? करनी तो दोनों में ही गिनती है। कृषि गणना में हमें लैंड होल्डिंग्स, यानी जितनी भी कृषि भूमि है उसके जितने खाता धारक लोग हैं उनको गिनते हैं, उनकी साइज देखते हैं, उनकी संख्याएं निकालते हैं कि किस साइज के खेत कितने हैं। एक व्यक्ति के हिस्से में, एक व्यक्ति के खाते में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जितनी जमीन दिख रही है वो एक लैंड होल्डिंग, एक भूजोत है। क्या है? एक भूजोत या कृषि जोत है। एक प्रैक्टिकली हो सकता है कि उस एक भूजोत के धरातल पर लोगों ने 4 टुकड़े कर रखे हो और 4 लोग उस पर कृषि कार्य कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो एक ही व्यक्ति के नाम है, तो वो एक कृषि जोत है। तो हम हर 5 साल से गिनते हैं कि राजस्थान में जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो कितने लोगों के नाम है, उनकी संख्या को हम कहते हैं कृषि जोत। फिर उसका साइज के अकॉर्डिंग हमने विभाजन किया है। 5 प्रकार के कृषि जोत भारत में बांटे गए हैं। यदि खेत का साइज 1 हेक्टेयर से छोटा है तो उसको हम बोलते हैं सीमांत जोत, मार्जिनल। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की साइज का है तब हम उसको बोलते हैं लघु जोत, स्मॉल। 2 से 4 हेक्टेयर तक का है तब हम उसको बोलते हैं अर्ध मध्यम। 4 से 10 हेक्टेयर तक का है तब हम उसको मध्यम बोलते हैं, और 10 हेक्टेयर से बड़ा खेत यदि किसी एक व्यक्ति के नाम है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो उसको हम बोलते हैं वृहत जोत। ऐसे 5 भागों में बांटा गया। अब अधिकांश खेत बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे हैं। क्यों?
बंटवारा हो गया क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। पहले कृषि जोत का साइज बड़ा था, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी एक ही कृषि जोत कई टुकड़ों में बंट गया। ऐसा होने से कृषि जोतों की संख्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? कृषि भूमि बढ़ रही है क्या? क्यों? क्या कारण है? घट रही है। स्थिर है। फिरते हैं भी कहते तो पता नहीं। कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन किस तरीके से आया है? पहले कृषि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा है और फिर घटा है। पहले जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए थोड़े से एरिया पर कृषि हो रही थी। जनसंख्या बढ़ी तो जितनी पोटेंशियल थी सारी जमीन पर हम कृषि करने लग गए, और जनसंख्या बढ़ी तो हमारी डिमांड ये बढ़ गई कि रहने के लिए आवास भी बनाना है और फैक्ट्रियां भी लगानी है, उद्योग लगाने हैं। तो ऐसा करने से जो कृषि भूमि है वो वाणिज्यिक या कमर्शियल लैंड में बदलती जा रही है। आप ऐसा पढ़ते हैं कि पहले ये शहर छोटा सा था, यहाँ पर खेती होती थी, उसके सारे खेतों के प्लॉट कट गए और सब पर मकान बन गए, तो कृषि भूमि कम हो गई है, शहरीकरण बढ़ गया, तो अधिकांश कृषि भूमि पर आवास का अतिक्रमण हो गया या उद्योगों का अतिक्रमण हो गया। कृषि भूमि के क्षेत्रफल में अब गिरावट आ रही है, लेकिन कृषि जोतों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि टुकड़े हो रहे हैं। मार्जिनल जो साइज है या जो जिसको हम कहते हैं सीमांत जोत, उसकी संख्या सबसे ज्यादा है और वृहत जोत की संख्या सबसे कम है। वृहत और मध्यम जोतों की संख्या में कमी आ रही है और सीमांत और लघु जोतों की संख्या में वृद्धि हो रही। सबसे ज्यादा वृद्धि सीमांत जोत, जो सबसे छोटे खेत हैं, उनकी संख्या में हो रही। तो जोतों की कुल संख्या भी बढ़ रही है और उनमें भी देखा जाए जो 5 टाइप के जोत हैं उनमें से 2 की संख्या तो घट रही है और बाकी की जोतों की संख्या बढ़ रही है। इस सारे जो भी जोत का आकार है, संख्या है, किन के नाम है, इसका हम जब गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल सेंसस, कृषि गणना, जो कि 5 साल से की जाती है। अब दूसरी बात आती है, वो है एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी। बाजरा कितने क्षेत्रफल पर बोया गया, कितना उत्पादन हुआ, गेहूं का क्षेत्रफल कितना था, कितना उत्पादन हुआ, ऐसे आंकड़े हम हर साल लेते हैं। वो क्या है? कृषि सांख्यिकी। गिनती दोनों में ही है लेकिन अलग अलग चीजों की है। हम हर साल जो फसल के आंकड़े ले रहे हैं वो कृषि सांख्यिकी है, और हम भूमि संबंधी जो आंकड़े लेंगे वो कृषि गणना में लेंगे। कितने सालों से? 5 साल से। ये फर्क है। आपको कुछ बातें कृषि गणना के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं और कुछ कृषि सांख्यिकी के प्रश्न आपको किए जाते हैं। तो हमें इन पर्टिकुलर किसी आंकड़े या डाटा का प्रश्न पूछने के बजाय एग्जामिनर राजस्थान की कृषि की प्रमुख विशेषताओं, राजस्थान की कृषि की समस्याओं, राजस्थान में कृषि विकास कार्यक्रमों, इनके बारे में यदि प्रश्न किया जाए तो उसमें हमें किसी किताब से पढ़ने की उसकी जरूरत नहीं है, हम उसका आंसर अपने आप ही दे सकते हैं। जैसे पहला बिंदु हम यहाँ पर डिस्कस कर लें, राजस्थान में कृषि का स्वरूप है कैसा? एग्रीकल्चरल पैटर्न कैसा है यहाँ पर? क्या राजस्थान के किसान वाणिज्यिक उत्पादन करके और अपना सारा उत्पादन मार्केट में बेचते हैं? हाँ? नहीं।
तो इसका मतलब राजस्थान में कमर्शियल फार्मिंग नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही होगी। व्यापारिक कृषि नहीं है। कहां होती है व्यापारिक कृषि? एसएसटी वालों को तो आना भी चाहिए, क्योंकि उनके कृषि के प्रकार सिलेबस में है, और जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने पढ़ भी लिए हैं। हाँ हाँ, बहुत पुराने समय में पढ़े होंगे हो। हैं? 2-3 शताब्दी पहले या ईसा पूर्व में पढ़े होंगे। ते तो पर्ची बेस बम ध्यान रखो बस। बाद में बता सा। होली पर दिवाली की बात आ रही है, देख लो। कृषि की बात है, बीच में कोपेन की जलवायु आ रही है। बाद में पूछ लेना, जनरल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। तो कृषि का स्वरूप कैसा है? व्यापारिक प्रकार की कृषि वहां होती है जहां पर जनसंख्या बहुत कम होती है और डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत हाई होता है, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, जिनमें सारा काम मशीनों से होता है क्योंकि व्यक्ति बहुत कम है, और बहुत बड़े आकार के खेत होते हैं और सारा का सारा उत्पादन जिनका बाजार में बेचने के लिए होता है। ऐसा पैटर्न राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में जो कृषि का स्वरूप है वो है निर्वाह। कैसा है? निर्वाह का मतलब है काम चलाओ। तो कृषि का स्वरूप निर्वाह है। इतना ही उत्पादन होता है कि काम चल जाए, जीवन यापन के लिए, यानी जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन जुटा लिए जाएं। इस प्रकार की कृषि राजस्थान में होती है, व्यापारिक प्रकार की नहीं होती। निर्वाह प्रकार की क्यों होती है? अब इसका कारण देखना है, क्योंकि हमें जो हमारी सामान्य समझ पर आधारित प्रश्न है वो यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे स्टेटमेंट दे दिए, निम्न में से राजस्थान की कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। पहला कथन दे दिया, राजस्थान में कृषि का स्वरूप निर्वाह प्रकार का है। सही है। दूसरा प्रश्न दे दिया, यहां पर भूजोत का आकार अत्यधिक बड़ा है लेकिन उत्पादकता की कमी है। हैं? सही है। तो बिम आधो गोड़ो काड़ो कृषि के क्या आधा सही आधा गलत है? हाँ, ये इसकी बात सही है। मैंने ऐसा पूछा था कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो मतलब पूरा गलत होना चाहिए, है ना? लेकिन पूरा सही भी तो नहीं है ना। ये पूछा जाए कि कौन सा कथन गलत है, तो उसमें चाहे आधा गलत हो, चाहे 25% गलत हो, चाहे 20% गलत हो, वो गलत ही है। तब आपको वही देखना है जो 100% सही हो। उत्पादकता की कमी है, लेकिन साथ में ये कहा गया कि भूजोत का आकार बड़ा है। अभी तो अपनी बात हो रही थी, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देशव्यापी समस्या है, राजस्थान की नहीं है, कि यहां पर भूजोत का आकार छोटा है। तो निर्वाह प्रकार की कृषि क्यों है? क्यों का एक तो कारण है क्या? भूजोत या कृषि जोत का आकार। दूसरा, अब आपको आंसर अपनी तरफ से ही सोचकर निकालने हैं कि यहां पर जो कृषि हो रही है उसमें उत्पादन उतना ही क्यों हो रहा है कि हमारा सिर्फ काम चलता है। क्या उसके कारण है? वर्षा की कमी। वर्षा की कमी है, और उपजाऊ नहीं है मृदा। ठीक है।
मृदा का उपजाऊपन कम है, हाँ? सिंचाई, सिंचाई का अभाव, संसाधन पुराने, ये लिख दूं, है? मतलब जो भी आप कृषि में साधन काम में लेते हो वो पुराने हैं, जैसे अच्छा ट्रैक्टर, और ये क्या, टेक्नोलॉजी पुरानी है, या आप ऐसा कहते हैं कि आधुनिक तकनीकी की कमी है। और सबसे सही बात, आलस कि काल करसा है? और कोई कारण, वैज्ञानिक खेती का अभाव, वैज्ञानिक कृषि कौन सी होती है? जो वैज्ञानिक करते हैं वो, हाँ वैज्ञानिक तो है ही। वैज्ञानिक खेती का मतलब है जिसमें अच्छी क्वालिटी के अधिक उत्पादकता वाले बीज, फिर दूसरी बात ये कि किस प्रकार के बीज को किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, कितनी उसको वर्षा चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, इन सब दशाओं का ज्ञान होने के साथ उसमें कौन सी खाद देनी है, कब उसका उत्पादन करना है, इन सभी की हमें जानकारी नहीं है। हमें जानकारी सिर्फ इतनी है कि बारिश हो गई, बात हो, ट्रैक्टर चला दो। तो वैज्ञानिक खेती का अभाव है, अन्यथा उत्पादन बढ़ सकता था। ठीक है, और महंगाई, महंगा डीजल, बीज महंगे मिलते हैं और फसल सस्ती बिकती है, तो बीज बेचो ना फिर, है? चलो लिख दिया, उचित मूल्य न मिलना, या हम कह दें कि जै कई बार था पेपर में नंबर को नहीं मिला ना उचित है। जैसे आप प्याज की पैदावार करते हो, ज्यादातर प्याज के बारे में सुनते हैं, हैं? पूछा हो तो बात पूछी को नहीं मेरे तक। तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ये जो बातें आपको किसी किताब से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आपके पास इतनी जानकारियां हैं कि वो अभी तक किताबों में लिखी नहीं गई है। तो इसीलिए ये प्रश्न सारे मैं आपसे कर रहा हूं ताकि इस मैटर में और कुछ बातें जोड़ी जा सके। कई बातें उमन भी कौन बेरो थे ही बता रहे हो आज। उचित मूल्य नहीं मिलना ये भी एक बड़ा कारण है। इसके कारण लोगों का जो कृषि के प्रति जुड़ाव था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने से कृषि घाटे की स्थिति बन रही है। जितना उसके ऊपर निवेश किया जाता है उतना उत्पादन नहीं मिलता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है और बाज़ार में बेचते हैं मंडी में तो हमें उसका मूल्य कम प्राप्त होता है। आप कह देते हैं कि फसल सामा आ गई,
यही कहते हैं ना। पेपर भी सामा हुआ है कई बार। जितना निवेश किया था उससे कम नंबर मिलते हैं। इसके अलावा कृषि की प्रॉपर जो नीतियां हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। परिवहन के साधनों का अभाव है। जनसंख्या का अभाव नहीं है। अच्छा, दबाव क्या? हाँ, दबाव है। मार्केटिंग या विपणन की जो व्यवस्था है उसको प्रॉपर नहीं किया गया है। बड़ी एक समस्या ये भी है कि फसल उत्पादन का जब उचित मूल्य नहीं मिलता है तो कर्ज लेना पड़ता है और उसको नहीं चुकाया जाता है, तब उसमें बराबर घाटे की स्थिति बनती जाती है। यानी ऐसी संस्थाओं का अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है ढंग से जो किसानों को उचित ऋण प्रदान कर सके। तो कुछ संस्थागत कारण भी हैं पिछड़ेपन के, जिनमें ऋण या साख की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों तक, प्रत्येक परिवार तक या प्रत्येक कृषक परिवार तक नहीं पहुंची। अब धीरे धीरे पहुंच रही है। पिछले 15-20 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें एक बड़ा कदम आपके सामने आया है, वो केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि उससे पहले नहीं भी था तो एक बड़ी समस्या थी। अब है भी, फिर भी समस्या है ना। क्या वापस लेते हैं? हाँ, माफ कर दिया। इसने तो बड़ी समस्या यही बताई कि लोन देते थे लेकिन वापस लेते हैं, वो गलत है। तो ये, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना निवेश होता है उतनी राशि नहीं मिल पाती है, बहुत कम मिलता है, ये बात आप कह सकते हैं। तो कुछ संस्थागत कारण भी हैं। मुद्रादायिनी जो फसलें हैं, कैश क्रॉप या नकदी फसलें, उनके उत्पादन में अभी तक कोई विशेष रुचि नहीं ली गई है। यानी कौन सी कृषि कर रहे हैं? परंपरागत। ट्रेडिशनल कृषि का स्वरूप है कि कुछ खाद्यान्नों की बुआई की जाती है जिनके भाव कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो उनसे सिर्फ जीवन निर्वाह ही हो सकता है। खाद्यान्नों के भाव गवर्नमेंट कभी भी नहीं बढ़ा सकती है क्योंकि ये पहली आवश्यकता है। कैश क्रॉप्स के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि खाद्यान्न फसलों के मूल्य में वृद्धि होगी तो प्रत्येक व्यक्ति तक उनकी पहुंच नहीं हो पाएगी और किसी भी देश में या किसी भी सरकार के जो लोग हैं वो भोजन की कमी से मरने लग जाएं, ये सबसे बड़ा उस लोकतांत्रिक सरकार का दोष होगा। तो इसलिए भाव तो आपको नॉर्मल रखने पड़ते हैं। अन्य फसलों की हम कृषि नहीं कर पा रहे हैं, परंपरागत ही करते जा रहे हैं। अन्य कुछ फसलों के दाम ज़्यादा होते हैं, उनकी तरफ कोई रुझान नहीं आया, उनके उन्नत बीज हमें नहीं मिले हैं। ये कुछ एक ऐसे कारण हैं जो हमें राजस्थान की कृषि के स्वरूप को निर्वाह प्रकार का बनाते हैं। ये तो हुआ पहला बिंदु। दूसरा, एग्रीकल्चरल सेक्टर में आज़ादी के बाद राजस्थान में विशेष तौर से क्या क्या डेवलपमेंट हुए, यानी कृषि स्वरूप में बदलाव किस प्रकार का है। ये तो आपने एक जो सेट पैटर्न है उसकी बात कर ली, लेकिन अब दूसरा प्रश्न ये है, क्या आज से 50 साल 70 साल पहले जैसे कृषि हो रही थी, क्या अभी भी कृषि का स्वरूप ठीक वही है? बदला है? क्या क्या चीजें बदली हैं? पहले पूरा का पूरा कृषि का स्वरूप था वो मानव श्रम पर आधारित था। उसके बाद में कृषि का मशीनीकरण हुआ है। वो कह रहा है कि पुरानी है मशीनें, लेकिन पुरानी हो चाहे
पहले तो थी ही नहीं। मशीनीकरण हुआ है। दूसरी बात, सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है। आजादी के समय लगभग 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर भी थोड़ा बहुत कोई पानी दिया जाता था। अब उसमें लगभग हमने 10 गुना से ज्यादा की वृद्धि देख ली। सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है। उन्नत बीजों का प्रयोग करने लगे हैं। पहले केवल बुआई उन्हीं बीजों की होती थी जो पहले वाली फसल से रख लिए जाते थे और आगे वाली फसल में उनको काम में ले लिए जाते थे, लेकिन अब आपको बाजार में हाइब्रिड बीज मिलने लगा है। ऐसा हरित क्रांति के बाद में हुआ है। अच्छी क्वालिटी के बीजों का प्रयोग किया हमने। उर्वरक की पहले कमी थी, अब बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाकर हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग शुरू कर दिया। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन उत्पादकता बढ़ाने में यह काम भी आ रहा है। बहुत सारा यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट हम यूज करते जा रहे हैं। कीटनाशकों का प्रयोग पहले नहीं हो रहा था, धीरे धीरे उसका प्रयोग बढ़ रहे हैं। यानी फसल में कोई रोग लग रहा है, कीट लग रहा है, तो उसका समाधान पहले हमारे पास नहीं था, अब हमारे पास समाधान है। पहले उत्पादन भी कम हो रहा था, अब हमारे पास में ऐसी कुछ दवाइयां हैं जिनके माध्यम से हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। इन सब के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव उल्टे पड़ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन को इनसे बढ़ावा मिल रहा है। ये पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज आया। बड़ा बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि ये कुछ चीजों का विकास तो हुआ है, लेकिन इसका हम कुछ नहीं कर पाए। भूजोत का आकार बड़ा नहीं कर पाए, वर्षा की कमी है, जलवायु संबंधी जो विशेषता है उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं कर पाए। हम इंदिरा गांधी नहर ले आए, सिंचाई करने लगे, लेकिन प्राकृतिक रूप से यदि यहाँ की जलवायु आर्द्र होती तब जो उत्पादन का लेवल होता वैसा हम नहीं प्राप्त करते। मृदा का अनुपजाऊपन दूर करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, लेकिन धीरे धीरे मृदा को ही हमने ऐसा बना दिया कि उसका पूरी तरीके से दोहन हो चुका है। अब उसमें उर्वरक डालने के बाद में भी उत्पादन नहीं हो रहा, तो उसकी उत्पादकता पूरी तरीके से खत्म हो रही है। कुछ टेक्नोलॉजी पुरानी है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो अभी भी इसके स्वरूप को निर्वाह बनाए हुए। तो ये विशेषताओं की बातें हैं कि कैसी कृषि है, जैसी भी है, उसका कारण क्या है और इस सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुए। इन बेसिक बातों के बाद में हम कुछ फसलों की जानकारी लेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए। वैसे तो टॉपिक आपका कृषि फसलें होगा, लेकिन हम जानकारी शुरू करेंगे किससे? कृषि से। पहला बिंदु लिखिए। राजस्थान में लगभग 50% भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जाता है। एवं अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे वो खेती और मजदूर के रूप में हो या खुद किसान के रूप में खेती करने में हो। अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। आजादी के बाद से इसमें चेंज क्या हुआ है? धीरे धीरे कृषि कार्यों में लगे हुए लोगों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उनका प्रतिशत कम हो रहा है। संख्या तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। प्रतिशत इसलिए कम हो रहा है क्योंकि
आज़ादी के समय हमारे पास काम करने के लिए सिर्फ एक ही सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे इंडस्ट्री लगी, तो एक दूसरा सेक्टर आया, सेकेंडरी, विनिर्माण का क्षेत्र। तो कुछ एक लोग कृषि को छोड़कर वस्तुओं के उत्पादन के कार्य में यानी द्वितीय गतिविधियों में जाने लग गए। और धीरे धीरे बदलते स्वरूप के साथ साथ कुछ लोग सेवा क्षेत्र में जाने लगे। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने या सेवा देने या संचार, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब के क्षेत्र में तृतीय गतिविधियों का रोल बढ़ा। इस समय जो अर्थव्यवस्था है उसमें यदि देखा जाए तो तृतीय गतिविधियों का रोल सबसे तेज गति से बढ़ता जा रहा, और आप सब लोग भी तृतीय गतिविधियों में ही जाना चाह रहे हैं। पहली श्रेणी के काम को छोड़कर आप तीसरी श्रेणी के काम में जाना चाह रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है तीसरा क्षेत्र? सेवा का क्षेत्र। तो आपके मन में सेवा भाव है, आप देश की जनता की अपने ज्ञान के माध्यम से सेवा करना चाह रहे हैं। यही होती है सेवा। अब अगर आप लोग जाकर नहीं पढ़ाएंगे तो आगामी आने वाली जनरेशन की सेवा कैसे होगी? तो पहले अधिकांश लोग कृषि कार्यों में ही लगे हुए थे। अब उनकी संख्या में कुछ जनसंख्या वृद्धि के साथ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्रतिशत में गिरावट आ रही है, क्योंकि लोग द्वितीय और तृतीय गतिविधियों में ज्यादा जाने लग गए हैं। तो पैटर्न में क्या क्या चेंज हो रहे हैं जनसंख्या के संदर्भ में, यह बात होगी। लिखिए अगला बिंदु। राजस्थान में कृषि का स्वरूप निर्वाह प्रकार का है। निर्वाह प्रकार का है, अर्थात केवल जीवन यापन हेतु उत्पादन होता है। व्यापारिक स्वरूप नहीं है। व्यापारिक स्वरूप नहीं है, जिसके कुछ मुख्य कारण निम्न है। जिसके कुछ मुख्य कारण निम्न है। पहला कारण लिखिए, भूजोत या कृषि जोत का आकार अत्यंत छोटा है। भूजोत या कृषि जोत का आकार अत्यंत छोटा है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि जोतों का अत्यधिक विभाजन हुआ है। अत्यधिक विभाजन हुआ।
तो छोटे आकार का खेत होगा तो उसमें इतना ही उत्पादन होगा, और दूसरी बात पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जितना भी उत्पादन हुआ उस पर आश्रित लोग भी बहुत ज़्यादा, तो हर व्यक्ति के हिस्से में थोड़ा थोड़ा उत्पादन आता है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर व्यापारिक स्वरूप नहीं मिल पाता है, केवल जीवन यापन हो पाता है। दूसरी बात देखी जाए तो वर्षा की कमी, राजस्थान का केवल कुछ हिस्सा छोड़ दें जिसमें ज़्यादा बारिश होती है, बाकी अधिकांश वर्षा की कमी से जूझता है। आप कह दें पश्चिम का पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है, उसमें वर्षा की अत्यंत कमी है, उसका भी लगभग आधा भाग तो 25 सेमी से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। राज्य का 60% से ज़्यादा ऐसा हिस्सा है जिसमें 25 सेमी से लेकर 50 सेमी तक मैक्सिमम वर्षा होती है, 50 से नीचे नीचे रहती है। अरावली के पश्चिम का जो सारा प्रदेश है उसमें, जो कि शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाला है। दूसरी बात देखी जाए तो एक बड़ा एरिया मरुस्थलीय रेगिस्तान के रूप में भी है। तो वृहत मरुस्थल होना और शुष्क जलवायु का होना, या हम कहते हैं वर्षा की कमी का होना, ये भी एक दूसरा प्रमुख कारण है। अब यदि उस मरुस्थल में अच्छी उत्पादक मिट्टी हो तो भी वर्षा की कमी के कारण उसमें उत्पादन नहीं हो पाता है। वर्षा की कमी होने के साथ साथ राजस्थान हो चाहे भारत की कृषि हो, वो किसके ऊपर डिपेंड है? मानसून पर डिपेंड है। और मानसून जो कि बहुत ज़्यादा अनियमित और अनिश्चित है, सिलेबस की तरह, जो समझ में नहीं आता है कि कब पूरा होगा, क्लास होगी नहीं होगी, ऐसे। तो कई वर्ष ऐसे होते हैं जिनमें मानसून आता ही नहीं है, अनुपस्थित रहता है। ऐसे वर्षों में अकाल की स्थिति बन जाती है, और आपने ऐसा देखा कि हर 5 वर्ष में 2 साल तो लगभग कन्फर्म होते हैं जब अकाल की स्थिति होती है। ऐसे अकाल के वर्ष हमें ज़्यादातर उनकी आवृत्ति 1998 से लेकर 2002-3 तक, उन 5 वर्षों में 3 साल अकाल के रहे थे। और 2002 को तो आपने देखा है कि सभी जिले अकालग्रस्त थे। बाकी वर्षों में कुछ जिले अकालग्रस्त होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। यदि किसी स्थान पर जितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है उसमें 25% से ज़्यादा की गिरावट आती है, तब सूखा या अकाल की स्थिति घोषित की जाती है। अगर थोड़ी सी गिरावट है 5-10% की, तब नहीं होता। कम से कम कितनी गिरावट चाहिए? 25% की। 25 से 50% तक यदि गिरावट है तो सामान्य सूखा है। 50 से ज़्यादा है तब हम उसको तीव्र सूखा की स्थिति घोषित करते हैं। तो वर्षा की कमी है, सूखा, अकाल, ये पड़ते रहते हैं। इसलिए यदि एक साल उत्पादन हो भी गया तो भी व्यक्ति को ये सोच के चलना पड़ता है कि अगले साल यदि अकाल पड़ा तो भी मुझे इसी में से काम चलाना है। तो वैसे भी बेचने के लिए उत्पादन तो हो ही नहीं सकता, 1-2 साल का तो स्टॉक भी रखना पड़ता है, क्योंकि पूरी पूरी संभावना रहती है कि अकाल कभी भी पड़ जाए। तो दूसरा बिंदु लिखिए, वर्षा की कमी। लिखिए, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में 50 सेमी से कम वार्षिक वर्षा होती है। 50 सेमी से कम वार्षिक वर्षा होती है, तथा बड़ा क्षेत्र शुष्क मरुस्थल के रूप में मौजूद है।
आगे लिखिए। कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। तथा मानसून का आगमन अनियमित व अनिश्चित रहता है। मानसून का आगमन अनियमित व अनिश्चित रहता है। सूखा या अकाल बार बार पड़ते रहते हैं। सूखा या अकाल बार बार पड़ते रहते हैं। और चलिए वर्षा के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं क्या, सिंचाई को। लिखिए नेक्स्ट, सिंचाई के साधनों का अभाव। सिंचाई के साधनों का अभाव। सिंचाई के साधनों का अभाव देखिए इसलिए है, पहली बात बारिश कम होती है। बारिश कम होती है इसलिए यहाँ पर सतही जल संसाधन बहुत कम है। झीलें, तालाब ये बहुत कम है, और यदि हैं तो भी उनमें इतना पानी नहीं है कि उस एरिया में उनसे सिंचाई हो सके। नदियाँ केवल परीक्षाओं में प्रश्न आने के लिए तो बहुत सारी हैं, लेकिन सिंचाई वाले टॉपिक में चलते हैं तब उनमें पानी नहीं है। तो अंतापाणु दुश्मनी घाट नहीं, नदी बना दी सारी, यहाँ से निकलती है यहाँ जाती है, अब पानी उसमें है नहीं है? तो वर्षा की कमी के कारण यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं राजस्थान से, उनमें वर्ष के एक थोड़े से भाग में जब मानसून की ऋतु आती है तब पानी प्रवाहित होता है, और बाकी समय वो सूखी रहती है। इसलिए हम उन पर बांध बनाकर यदि सिंचाई की व्यवस्था करना चाहें तो भी हमारे लिए संभव नहीं है। कुछ एक नदियां जो राजस्थान के बाहर से निकल कर आई, जैसे चंबल और माही, उन पर हमने बांध बनाकर सिंचाई के साधनों का विकास जरूर किया है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ऐसा हम कर पाए। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदियां थी और उनमें भी पानी नहीं था, इसलिए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के साधनों के विकास के रूप में हम इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचाकर सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन उन क्षेत्रों की तुलना में जहां पर पर्याप्त वर्षा होती है, बहुत सारी नदियां होती हैं और अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, उनकी तुलना में राजस्थान काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आप पंजाब से इसका कंपैरिजन कर लें, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इनसे या तमिलनाडु से इनसे कंपैरिजन कर लें, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सतही जल संसाधनों का अभाव है, जिसके कारण सिंचाई के साधनों की कमी है। हमने इसका एक विकल्प लिया कि कुओं से पानी निकालकर सिंचाई की जाए, लेकिन वो सीमित भंडार था और जल्दी हमने उसको ख़त्म कर लिया, तो कुओं के जल स्तर में गिरावट आ गई और धीरे धीरे वो स्रोत भी बंद हो रहा है। इसलिए हम केवल वही फसलें उगा पाते हैं जितनी यहाँ पर बारिश होती है, और हमें अकाल का दंश बार बार झेलना पड़ता है। तो लिखिए, राजस्थान में सतही जल संसाधनों जैसे झीलें, तालाब, नदियां आदि का अभाव है। इसलिए
इसलिए सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। मृदा की अगर बात करें तो राजस्थान में मृदा का एक बहुत बड़ा भाग है वो अनुपजाऊ है। राजस्थान की मृदा की मुख्य समस्याओं में इसमें क्षारीयता लवणीयता की समस्या है। सेम की भी है। सेम की तो वहां है जहां सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है, बाकी जहां सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हुआ वहां पर नहीं है। जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ में है सेम की समस्या। और हाँ, गलत होगा दिखा तारो। तो इन सब कारणों से मृदा अनुपजाऊ है और इस अनुपजाऊपन का उपाय करने के लिए हमने कुछ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया। उनसे कुछ वर्षों तक फसलों की पैदावार बढ़ी, लेकिन मृदा और ज्यादा अनुपजाऊ हो गई। यदि पहले से भरपूर उपजाऊ मृदा होती और उसमें जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता और कुछ समय के लिए उसको परती भूमि के रूप में छोड़कर वापस नाइट्रोजन की आपूर्ति कर दी जाती, तब यहां पर फसल उत्पादन अच्छा होता। फसल उत्पादन के लिए देखा जाए तो हमें मृदा में जिसकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए नाइट्रोजन, उसकी राजस्थान की सभी मिट्टियों में कमी है। और ये हमने मिट्टी के टॉपिक में भी कहा था कि कोई भी मिट्टी हो उसके बारे में एक लाइन सब में कॉमन है, क्या? नाइट्रोजन की कमी और पूर्ति करनी है तो ग्वार से। हाँ, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु है। हाँ, लेग्यूम फसलें दलहन वाली लेग्यूम को नहीं वगे तो वे है लेग्यूमिनेसी की हुआ है क्या? अच्छा, तो ऐसी फसलों की बुआई की जाए जिनमें वापस नाइट्रोजन की आपूर्ति हो, या ऐसा नहीं कर पाते हैं तब हमारे पास दूसरा विकल्प है, क्या? यूरिया है, उसमें भी नाइट्रोजन है ना। तो यूरिया का ही हमने ज़्यादातर प्रयोग किया, उससे उत्पादकता में और भी गिरावट आई है। तो ये मृदा का उपजाऊपन कम होना भी एक बड़ा कारण है। लिखिए, मृदा का उपजाऊपन कम। लिखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली अधिकांश मृदाओं में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन व जीवांश की कमी है। नाइट्रोजन व जीवांश की कमी है। जीवांश मतलब जीवों का अंश। जीवांश की कमी है। आगे लिखिए, यहां मृदा
क्षारीयता, लवणीयता, क्षारीयता, लवणीयता, वह सिंचित क्षेत्रों में सेम की समस्या से ग्रस्त है। जिसके कारण फसल उत्पादन कम होता है। फसल उत्पादन कम होता है। अगला एक कारण देखें तो वो है टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पुरानी है, तो उत्पादन बढ़ाने के जो नए तरीके हैं वो अपनाए नहीं गए हैं। पुरानी तकनीक होने के कारण भी उत्पादन कम है। नेक्स्ट अगला कारण लिखिए, पुरानी तकनीक। पुरानी तकनीक लिखिए, पिछले कुछ वर्षों में कृषि में मशीनीकरण बढ़ा है। मशीनीकरण बढ़ा है, परंतु आधुनिक तकनीकी की पहुंच नहीं हो पाई है। अगला कारण लिखिए, अवैज्ञानिक कृषि। वैज्ञानिक कृषि का अभाव कहते हैं, चाहे अवैज्ञानिक कृषि। तो जो भी कृषि करने वाले लोग हैं या किसान हैं, वो खेती की जो आधुनिक आदान है उनके बारे में वो जानते नहीं हैं। उन्नत बीजों का, कीटनाशकों का या कृषि उपायों का उनको पता नहीं है। कौन सी फसल के बाद में कौन सी फसल की बुआई की जानी चाहिए, इसका पता नहीं है। उनकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी चल रही है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मृदा का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाया है कि इसमें किस चीज़ की कमी चल रही है। और जो भी इसमें तत्व मौजूद हैं उसके हिसाब से कौन सी फसल ज़्यादा बढ़िया हो रही है ये भी पता नहीं है। एक ट्रेडिशन है कि इस फसल की बुआई करनी है, क्योंकि बाकी लोग भी इसी फसल की बुआई कर रहे हैं। अपर्दन की जहाँ समस्या है वहाँ पर अपर्दन के उन प्रभावों को कम करने के साथ साथ कृषि की जाए। पहाड़ी ढालों पर जैसे हम कंटूर फार्मिंग करते हैं, तो इस तरीके के उपाय अपनाए जाने चाहिए, लेकिन ऐसी बातों से अधिकांश किसान अनजान है। तो लिखिए, उन्नत बीज कौमा कीटनाशकों उर्वरकों आदि के बारे में जागरूकता का अभाव है। तथा मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति
पोषक तत्वों की आपूर्ति, कौमा उचित फसल का चुनाव, उचित फसल का चुनाव, अपरदन को रोकने के उपाय, आदि की भी पर्याप्त जानकारी, आदि की भी पर्याप्त जानकारी नहीं है। नेक्स्ट, अगला कारण लिखिए, उचित मूल्य न मिलना। लिखिए इसके सामने, कृषि विपणन व्यवस्था में, कृषि विपणन व्यवस्था में कुछ कमियां हैं जिसके कारण फसलों का समय पर विक्रय व उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट लिखिए, संस्थागत कारण, संस्थागत कारण और इसके सामने लिखिए, कृषि शाख या ऋण व्यवस्था की प्रत्येक जगह पहुंच नहीं हो पाई है। प्रत्येक जगह पहुंच नहीं हो पाई है। दूसरा ये भी है कि अभी इन सब जानकारियों के अभाव के साथ साथ ही ट्रेडिशनल खेती भी कर रहे हैं। वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि व्यापारिक स्वरूप देने के लिए हमें निवेश ज़्यादा करना पड़ता है, कैपिटल चाहिए, पूंजी की कमी है। तो पूंजी की कमी है, इसलिए हमने वही ढंग अपनाया हुआ है। और दूसरा, हमारे पास तकनीक पुरानी है, वैज्ञानिकता का अभाव है, इसके कारण वही परंपरागत ढंग अपनाया हुआ है। तो लिखिए, परंपरागत कृषि, लिखिए इसके सामने, उचित तकनीक व जागरूकता की कमी के साथ साथ पूंजी या निवेश की कमी के कारण परंपरागत स्वरूप अपनाया हुआ है।
परंपरागत स्वरूप अपनाया हुआ है। जिसके कारण अभी भी राजस्थान में निर्वाह कृषि ही की जाती है। अब देखिए, टॉपिक से दो तरीके की बातें पूछी जाती हैं। एक तो सीधा फैक्ट आता है कि इस फसल का उत्पादन कौन से जिले में सबसे ज्यादा हुआ, तो उसमें ज्यादा समझ की जरूरत नहीं, उसमें आपने रटा हुआ होता है कि इस फसल का उत्पादन इस जिले में सबसे ज्यादा होता। अधिकतर हमारे प्रश्न गलत कौन से होते हैं? जिनमें एग्जामिनर हमसे एनालिसिस करवाता है। हमने वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का जो पैटर्न अपने दिमाग में सेट किया हुआ है, उसमें डायरेक्ट ये सेट कर लिया है कि कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें हमें रिकॉग्निशन करना हो, क्या प्रत्यास्मरण, पुनः पहचान, यही करने हो, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, इन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो हमें थोड़े से हार्ड लगने लग जाते हैं। विश्लेषण में तो विशेष तौर से हार्ड लगते ही हैं, एनालिटिकल यदि कोई दिया जाए, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट देकर एग्जामिनर आपको उन सबसे सही बात निकलवाने की कोशिश करता है। कई बार ये स्टेटमेंट इतने मिक्स होते हैं आपस में, या एक लंबा स्टेटमेंट होता है, उसमें बाकी सारी लाइन सही लिखी होती है और कोई एक बात उसमें गलत होती है। तो इस तरीके के प्रश्न ज़्यादातर गलत होते हैं, और ये होते तो वैसे कॉमन सेंस पर आधारित हैं, पढ़कर जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जो कुछ लिखा है वो वही लिखा है जो आप लोगों ने बताया था। मैंने आप लोगों से सुनकर आपको लिखवा दिया है, मेरी तरफ से नहीं लिखवाया है। ये सब पॉइंट आपने ही बताए थे, और भी पॉइंट बन सकते हैं, बस से एग्जामिनर किसी भी बात को थोड़ा सा चेंज करेगा। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें भी वो कर देगा, वैज्ञानिक कृषि की जा रही है, या नई तकनीक आ गई है, या सिंचाई का पर्याप्त विकास हो गया है, ऐसे इनमें से किसी भी एक कारण को वो उल्टा लिखेगा। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, भूजोत वाला। कृषि की समस्याओं या पिछड़ेपन के कारणों में लिख दिया कौन सा कारण नहीं है, और लिख दिया भूजोत का बड़ा आकार। तो हम में से कुछ लोगों ने कर भी दिया उसको कि पिछड़ेपन का कारण यही है क्योंकि भूजोत का आकार बड़ा है, यानी खेत बहुत बड़ा है, इतने में काम कौन करेगा, इसलिए पिछड़े हुए हैं कृषि के क्षेत्र में, जबकि ये कारण नहीं है। अब दूसरी बात ये कि हमने राजस्थान के कृषि स्वरूप में जो कुछ चेंज किए हैं, निर्वाह प्रकार की तो है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे चेंजेस करके लाए हैं पिछले कुछ वर्षों में। क्या चेंजेस किए हैं हमने? तो यदि कृषि स्वरूप में आने वाले परिवर्तनों को देखा जाए तो आजादी के बाद से दो प्रकार के कार्यक्रम, चाहे राजस्थान हो चाहे भारत हो, कहीं भी कर ले आप एग्रीकल्चर की बात, दो प्रकार के काम हुए हैं। एक भूमि सुधार और एक फसल सुधार, दो काम चल रहे हैं। लैंड रिफॉर्म और क्रॉप्स के पैटर्न और उनके प्रोडक्टिविटी में रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म में, भूमि सुधार में क्या किया गया है? अब आजादी के समय की स्थिति क्या थी और वर्तमान स्थिति क्या है, इन दोनों की हमें तुलना करनी है। आजादी के समय अधिकांश कृषि भूमि कुछ विशेष व्यक्तियों के ही नाम थी, जिनका नाम था है? जमींदार, जागीरदार, सामंत, और है यहाँ कोई और नाम है? और आज क्या पैटर्न है?
आज भी कृषि भूमि जमींदार जागीरदार उनकी है क्या? हाँ, किसकी है? तो इसका मतलब चेंज हो गया है। ये लैंड रिफॉर्म है, ये भूमि सुधार है। भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत देखा जाए तो सरकार ने जो पहला उपाय अपनाया वो था मध्यस्थों का अंत। जो मीडिएटर थे, बिचौलिए थे, उनको सरकार ने समाप्त कर दिया। किसान और सरकार के बीच में एक जागीरदार, एक जमींदार या सामंत था। जमीन उसके हिस्से में थी, काम करने वाले लोग वही थे, आज भी वही लोग काम करने वाले हैं। लेकिन पहले वो सारा उत्पादन कौन ले रहा था? सामंत ले रहा था, और उसकी एक भाग वो आगे सरकार को चुका रहा था। और जो काम करने वाले लोग हैं उनको केवल एक वो हिस्सा मिल पाता जो उनका मेहनताना होता था। यानी एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उनके हिस्से में नहीं होता था। सरकार ने इनका अंत कर दिया और कह दिया कि सरकार और किसान के बीच में अब ऐसा कोई भी मीडिएटर नहीं होगा, लगान डायरेक्ट चुकाया जाएगा। दूसरा काम किया लगान का नियमन। रेवेन्यू का रेगुलेशन किया गया। पहले 1/2 भाग लगान में जा रहा था, आज़ादी के बाद में उसको कर दिया 1/5, 20% कर दिया। कुछ सिंचित क्षेत्रों में 1/3 भी रखा, 33% भी रखा, लेकिन पहले 50% था। तो लगान का क्या किया? नियमन किया। तीसरी बात, जो भूमिहीन लोग थे उनको सरकार ने भूमि का वितरण किया। जिनके पास कृषि भूमि नहीं थी, सरकार ने उनको कृषि भूमि बांटी। कैसे बांटी? एक तो सरकारी जमीन है वो भी अलॉट की गई, और दूसरा क्या काम किया, इन लोगों के पास जो जमीन थी ये जमीन उन्हीं लोगों को दे दी जो उसमें काम कर रहे थे। यानी जमींदार और जागीरदारों के नाम जो जमीन थी वो लोगों में बांटती गई। तो भूमिहीनों को क्या किया गया? भूमि का वितरण किया गया। एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम है काश्तकारी अधिनियम, जिसके अंतर्गत यह निश्चित किया गया कि किसी खेत में जो व्यक्ति काश्त या खेती कर रहा है उसको उस खेत से बेदखल नहीं किया जा सकता। क्योंकि पहले स्थिति ये थी कि जमीन किसी एक व्यक्ति के नाम है सारी, और अलग अलग लोग उस पर खेती कर रहे हैं, और वो जब चाहे तब किसी को भी बेदखल कर देता था। तो ये ऐसा एक अधिनियम लाया गया कि जो खेती कर रहा है उसका भी उस पर हक है, चाहे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो किसी और व्यक्ति के नाम हो। तो काश्तकारी अधिनियम के तहत उसको उस खेत से बेदखल नहीं किया जाएगा। सरकारी रिकॉर्ड में वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम जमीन पड़ी रहे, लेकिन जो व्यक्ति वहां पर खेती कर रहा है वो उस पर करता ही रहेगा। यदि आपको खेत बेचना है तो उस काश्तकार से परमिशन लो पहले, तो उसको पूछे बिना तो बेच ही नहीं सकते। वो दावा कर सकता है कि मैं यहाँ खेती कर रहा हूँ और इसने बेच दिया जिसके नाम था, तो ऐसे नहीं हो सकता। मान लो बेच भी दिया तो भी जो खरीदेगा उसके पास भी जमीन तो रिकॉर्ड में तो चली जाएगी, लेकिन खेती वही आदमी करेगा जो पहले कर रहा था, उसको वो भी नहीं निकाल पाएगा चाहे कितनी बार बेच दो। जो खेती कर रहा है उसको नहीं निकाला जा सकता। ये था काश्तकारी अधिनियम। तो ये शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, लोगों को जमीन वितरित करने के लिए उपाय अपनाए गए। इसके अलावा एक व्यवस्था की गई हदबंदी। मतलब हद में रहना है। हद का मतलब सीमा। तो एक लिमिट तय कर दी गई कि इतनी जमीन हो सकती है किसी व्यक्ति के पास, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, और इससे ज्यादा यदि आपके पास है तो वो जाएगी उन लोगों को जिनके पास जमीन
नहीं है। इसलिए जो बड़े भूस्वामी थे उनको एक सीमा तय कर दी गई, उतनी पसंद की जमीन उन्हें रख ली और बाकी जमीन को उनको भूमिहीन लोगों को या जो कास्ट कर रहे थे उनको सौंपना पड़ा। अभी आपने बात की छोटे भूजोत एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने एक व्यवस्था लागू की। क्या? चकबंदी। एरिया को अलग अलग चक में विभाजित किया। किसी एक चक में किसी व्यक्ति के 3 जगह छोटे छोटे खेत हैं, तो यह तय किया गया कि इतनी जमीन तुम एक जगह ले लो कहीं भी। यानी चकबंदी व्यवस्था में जमीन का नए सिरे से वितरण किया गया सबको। इसका सबसे ज्यादा विरोध भी हुआ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास जहां भी जैसा भी खेत है वो उसको, चाहे बदले में बराबर जमीन उसको मिल रही हो, लेकिन वो उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये इमोशनल फैक्टर था। उसकी भावनाएं उस जगह से जुड़ी हुई हैं। चाहे बराबर जमीन मिले, लेकिन हाँ वो व्यक्ति अपनी जमीन को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। तो ये इसका बड़ा विरोध हुआ। आपको कोई आपका घर छोड़ने के लिए कहे और बदले में उसी तरीके का दूसरा घर बता दे कि यहां रहना है, तो हाँ, इन सब व्यवस्थाओं के साथ में एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो कृषि भूमि है उसको अन्य जातियों को हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई। कमर्शियल लैंड बेची जा सकती है, एग्रीकल्चरल लैंड दूसरी सामान्य या अन्य कास्ट को नहीं बेची जा सकती। और भूमि रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटरीकृत करना, वह उसको अपडेट करना अद्यतन। तो एक ये उपाय अपनाया गया है कि जितना भी लैंड रिकॉर्ड है सरकार के पास में, उसको सारे को उसने कागजों से कहां शिफ्ट कर दिया है? कंप्यूटर के अंदर। और उसको भी अपडेट कर दिया गया है। जो पहले आप देख रहे हैं कि कागजों में आज से 50 साल पहले जो स्थिति थी वही पड़ी है, तो अब उसको चेंज किया गया, अपडेट किया गया और वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अब आप पता कर सकते हैं कि कौन सी जमीन किस व्यक्ति के नाम है, पता चलता है। वेबसाइट है ऐसी। हाँ, खूब है। इनसे क्या फायदा हुआ? हाँ, रुपया बचगा? पटवारी रुपया लेके नहीं? फिर पटवारी की तैयारी करो। तो हाँ? दूसरा एक, जितने भूमि के क्रय विक्रय में कई बार आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के हिस्से में कोई जमीन होती ही नहीं है और बेच देता है किसी की जमीन कि अपनी है, ये इतने रुपए में बेच रहे हैं। अब आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि ये जो जमीन बेच रहा है ये इसके नाम है या नहीं है। ये ऐसे ही खड़ा हो गया, देख लिया कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है, ये अपनी जमीन है, ये बेच देते हैं। ऐसा होता रहा है पहले, लेकिन अब यदि कोई जागरूक व्यक्ति हो तो वो चेक कर सकता है, पता चल जाएगा रिकॉर्ड के अनुसार इसका नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, पता कर लेगा और उसमें नाम अलग दिखेगा और जो व्यक्ति बेच रहा है उसका नाम अलग। तो ये ऐसा सौदा है जिसमें व्यक्ति के पास वस्तु है ही नहीं फिर भी बेच दिया। तो ऐसे अपराधों पर रोक लगे। ऐसे कुछ भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाए गए। सिंचाई के साधनों का विकास करके बहुत सारे एरिया में पानी पहुंचाया गया है। मशीनीकरण बढ़ा है, उन्नत बीज भी हम लाए हैं और वो सारा काम हमने फसल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत किया है हरित क्रांति के बाद।
तो दो बड़े आयाम हैं एग्रीकल्चरल सिस्टम में चेंज आने के, एक लैंड रिफॉर्म और दूसरा क्रॉप रिफॉर्म्स। और क्रॉप रिफॉर्म्स को एक दूसरे ही नाम से हम जानेंगे, उसका नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। आज जो आपको कृषि का स्वरूप दिख रहा है, राजस्थान में हो चाहे कहीं भी हो, जैसा भी है, उसमें दो चीजें हैं। एक तो जमीन के बारे में आपको जो जानकारी है, क्या पहले मीडिएटर थे, अब नहीं है। पहले लगान की दरें बहुत ऊंची थी, अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। लोगों के पास जमीन नहीं थी, अधिकांश लोगों को बांट दी गई है। कभी भी किसी व्यक्ति को खेत से बेदखल किया जा सकता था, अब नहीं किया जा सकता। एक्स्ट्रा जमीन थी, उसको छोड़ना पड़ा। छोटे भूजोत की समस्या से बचने के लिए चकबंदी के माध्यम से दोबारा जमीन वितरित की गई। अनुसूचित जाति और जनजाति की जमीन को अन्य व्यक्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई और लैंड का जो रिकॉर्ड था उसको कंप्यूटरित करके अपडेट कर दिया गया ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक जमीन की जानकारी पहुंच जाए। इसमें हमने कहीं भी फसल की बात नहीं की, सिर्फ बात किसकी की है? जमीन की बात की है। दूसरा सुधार हमें अब जो आपको दिख रहा है वो एक फसल में भी दिखेगा। ये तो जमीन में सुधार दिखा कि लगभग सभी व्यक्तियों के हिस्से में कुछ न कुछ जमीन है और सभी व्यक्तियों को पता भी है कि कौन सी जमीन किसके नाम है, और यदि कोई खेती कर रहा है तो उसको निकालना भी संभव नहीं है। फसल सुधार में क्या हुआ है? अच्छी क्वालिटी के संकर बीज आने लगे हैं, कीटनाशक उर्वरक ये सब मिलने लग गए, सिंचाई के साधन आ गए हैं, मशीनें आ गई हैं, सड़कें बन गई हैं, मंडियां बनी हैं, फसलें बिकने लगी हैं और इससे आर्थिक स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है, लाइफ स्टाइल चेंज हुई है। कृषि का जो पुराना तरीका था उसमें कुछ बदलाव आया है, चेंज हुआ है। तो दूसरा जो सुधार हुआ है वो किस में हुआ है? फसल प्रारूप में सुधार हुआ है। और वो सारा का सारा जो चेंजेस आया हरित क्रांति की वजह से आया है। उसमें लाइफ स्टाइल में चेंज आया है और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि हम सब लोग यहाँ बैठे अगर पढ़ रहे हैं तो उसका कारण हरित क्रांति है। अब हमें ये लगा है कि हरित क्रांति गलत ही आ गई, क्योंकि हमें पढ़ना हरित क्रांति की वजह से पढ़ रहा है। हरित क्रांति के आने से लाइफ स्टाइल चेंज हुई। आदिम जीवन से निकलकर व्यक्ति शिक्षा, चिकित्सा, इन चीज़ों को सोचने लगा। यदि हरित क्रांति नहीं होती तो आपका टारगेट सिर्फ इतना होता कि एक दिन के भोजन की प्राप्ति कैसे हो, इतना ही टारगेट होता है, इससे आगे का नहीं होता। जब पेट भरा, आवास मिला, तब हमने आगे का सोचा कि अब क्या करा। तो हमें ये नई कुबत दिमाग में तब आई कि पढ़ाई करनी चाहिए है? तो उसके बाद में आया, चलिए इनको यहाँ से भी जो प्रश्न आता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन राजस्थान, यहाँ से भी कथन का ही प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। चलिए इनको लिखते हैं कल।